Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to the fourth lecture of computer science. बेटे आज जो टॉपिक हमने पढ़ना है वो है प्लानिंग द सॉल्यूशन। ये आपको चैप्टर नंबर 1 के पेज नंबर 4 के ऊपर मिलेगा और यही टॉपिक आपने कंप्लीट लिख कर भी लाना है और याद भी करके आना है। प्लानिंग अ सॉल्यूशन। प्लानिंग अ सॉल्यूशन का मतलब है कि जब हम अपने प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से एनालाइज कर लें, उसको अंडरस्टैंड कर लें, तो उसके बाद हम अपने सॉल्यूशन को प्लान करें। यानी कि जिस तरीके से हमने अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, हम उस तरीक़ेकार का प्लान बनाएं कि हम ये स्टेप्स फॉलो करके अपना प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करेंगे। तो ये चीज़ कहलाती है प्लानिंग अ सॉल्यूशन। दिस फेज़ इंक्लूड्स फाइंडिंग द राइट स्ट्रेटजी फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। स्ट्रेटजी कहते हैं हिकमत अमली को। तो इस फेज़ के अंदर यानी कि इस स्टेज के ऊपर आके हमने क्या करना होता है, हमने एक हिकमत अमली बनानी होती है अपने प्रॉब्लम को हल करने के लिए। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो हैं डिवाइड एंड कॉन्कर, इसको डिवाइड एंड रूल भी पढ़ते हैं, गेस, चेक एंड इम्प्रूव, एक्ट इट आउट, प्रोटोटाइप। तो ये कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं जो कि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज़ होती हैं अपना सॉल्यूशन प्लान करने के लिए। तो बारी बारी हम इन सारी स्ट्रेटजीज़ को स्टडी करते हैं कि इनमें हमें क्या बताया गया है। तो सबसे पहले है डिवाइड एंड कॉन्कर, इसको हम डिवाइड एंड रूल भी कहते हैं। कॉन्कर कहते हैं फ़तह करने को और रूल का मतलब भी होता है हुकूमत करना। तो इस स्ट्रेटजी में हम क्या करेंगे, हम अपने एक बड़े प्रॉब्लम को, एक कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेंगे। अब इससे होगा क्या, इससे ये फ़ायदा होता है कि जब हम एक बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, हम अगर उसको छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड नहीं करते तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा हमारे लिए। हम एक साथ उस बड़े से प्रॉब्लम को हल करने के बारे में सोच रहे होंगे। तो एक तो इससे हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा और हमारा प्रॉब्लम जो है वो देर से सॉल्व होगा। तो इसका जो बेहतर सॉल्यूशन है वो यही है कि हम अपने एक बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों के अंदर डिवाइड कर लें। और ये एक वॉर स्ट्रेटजी भी है, जंगों की हिकमत अमली भी है कि पुराने वक्तों में जब जंगें लड़ी जाती थीं तो क्या होता था कि अगर किसी लश्कर की तादाद बहुत ज़्यादा होती थी तो उसको वो ऐसे उलझा के डिवाइड करते थे कि वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता था, फिर उनके साथ लड़ना इजी होता था। तो ये एक वॉर स्ट्रेटजी भी है और ये हर काम में अप्लाई होती है कि आप अपने बड़े से काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लें और फिर बाद में उन छोटे छोटे पार्ट्स के ऊपर अलहदा से काम करके उनको सॉल्व कर लें। तो ये है डिवाइड एंड कॉन्कर। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है गेस, चेक एंड इम्प्रूव। जैसे कि हमारे नाम से ज़ाहिर है कि सबसे पहले आपने गेस करना है कि हमारा सॉल्यूशन कौन सा है और उसके बाद फिर आपने चेक करना है क्या जो हम सॉल्यूशन, जिस स्ट्रेटजी के साथ हम अपना ये सॉल्यूशन सॉल्व कर रहे हैं, अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, क्या उससे हमारा जो करेक्ट सॉल्यूशन है वो निकल रहा है या नहीं, यानी कि इसका ये करेक्ट सॉल्यूशन है या नहीं। अगर तो उस तरीक़ाकार से हमारा जो प्रॉब्लम है वो अच्छे तरीके से सॉल्व हो रहा है फिर तो ठीक है। अदरवाइज़ हमें क्या करना होगा, हमें उसको इम्प्रूव करना होगा, यानी कि उसकी रिफ़ाइनमेंट करनी होगी। द डिज़ाइनर गेसेस अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम एंड देन चेक्स द करेक्टनेस ऑफ द सॉल्यूशन। कि एक डिज़ाइनर जो होगा, जो भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होगा, जो भी उसका सॉल्यूशन फाइंड कर रहा होगा प्रॉब्लम का, वो क्या करेगा, वो चेक करेगा करेक्टनेस, यानी कि क्या मेरा सॉल्यूशन ठीक है या नहीं। अगर तो सॉल्यूशन ठीक नहीं है तो वो क्या करेगा, ही और शी रिफाइंस द सॉल्यूशन। तो जो भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होगा वो उसको रिफ़ाइन करेगा, यानी कि खालिस बनाएगा, उसको बेहतर करेगा, इम्प्रूव करेगा। द रिफ़ाइनमेंट इज़ एन आइटरेटिव प्रोसेस। आइटरेटिव कहते हैं मरहलावार एक प्रोसेस है, यानी कि एक दफ़ा हम अपने प्रॉब्लम को रिफ़ाइन करेंगे, सॉल्यूशन को रिफ़ाइन करेंगे और फिर चेक करेंगे कि क्या अब रिफ़ाइन होने के बाद हमारा सॉल्यूशन ठीक हुआ है या नहीं। अगर ठीक नहीं हुआ होगा हम दोबारा उसको रिफ़ाइन करेंगे। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि दी रिफ़ाइनमेंट इज़ एन आइटरेटिव प्रोसेस, के इसमें ये मरहलावार इसकी रिफ़ाइनमेंट होती है, एक साथ एक ही दफ़ा में रिफ़ाइनमेंट इसकी नहीं हो जाती।
जो नेक्स्ट स्टेप है वो है एक्ट इट आउट। एक्ट इट आउट का मतलब होता है अमल करना। तो इस स्ट्रेटजी के अंदर क्या किया जाता है, इन दी स्ट्रेटजी द डिज़ाइनर डिफाइंस द लिस्ट ऑफ टू डू टास्क। टू डू टास्क का मतलब होता है जो काम करना हो उसकी लिस्ट बनाना। तो इस स्टेप के अंदर हमने जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सॉल्यूशन निकालना है, उस सॉल्यूशन के लिए हमने एक लिस्ट बनानी है कि हमने सॉल्यूशन निकालते हुए सबसे पहले ये काम करना है, उसके बाद हम ये काम करेंगे, उसके बाद ये काम करेंगे, तो हमारा पूरा जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकल आएगा। तो इस तरीके से हम एक लिस्ट बनाते हैं अपने उस सॉल्यूशन के लिए, तो इसको कहते हैं टू डू लिस्ट। आफ्टरवर्ड्स ही और शी परफॉर्म्स द टास्क। जब हम एक लिस्ट बना लेंगे तो हमें पता होगा कि सबसे पहले हमने ये काम करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है। तो बारी बारी हम वो जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करते जाएंगे तो हमारा सॉल्यूशन जो है वो उसका निकल आएगा उस प्रॉब्लम का। जो लास्ट स्टेप है वो है प्रोटोटाइप, यानी कि इसको ड्रॉ करना। दिस टेक्निक ड्रॉज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन। इस स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, हम अपने सॉल्यूशन की एक तस्वीरी शक्ल बनाते हैं। हमने प्रॉब्लम का जो भी सॉल्यूशन फाइंड करना होता है हम उसको एक पिक्चर की फॉर्म में ड्रा करते हैं और देखते हैं, एक स्टेप्स बना के देखते हैं कि हमारा सॉल्यूशन जो है वो इस तरीके से निकलेगा। तो ये भी एक तरीक़ाकार होता है अपना सॉल्यूशन फाइंड करने का। इट इज़ नॉट द फाइनल सॉल्यूशन, ये फ़ाइनल सॉल्यूशन नहीं होता बल्कि ये उसकी एक तस्वीरी शक्ल होती है। However, it may help a designer to understand the important components of the solution। तो इससे क्या होता है कि जो डिज़ाइनर होता है उसको उस प्रॉब्लम के जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, जो उसके मेन अज्जा होते हैं, उसको समझने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आपने ये सारा अच्छे तरीके से अपनी नीट कॉपीज़ के ऊपर लिखना भी है, इसको याद भी करना है, और आपने फ्राइडे को अपनी नीट कॉपीज़ जो हैं वो स्कूल ऑफिस में सबमिट करवानी है, और मंडे को आपने अपनी कॉपीज़ कलेक्ट करनी है लाजमी। तो ये काम आपने लाजमी लिखना है अपनी नीट कॉपीज़ के ऊपर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।